नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए नीतीश और लालू एकजुट हो चुके हैं और जिन मुलायम सिंह को अपना नेता मान चुके हैं उनके सबसे करीबी आजम खान देश को एकजुट रखने के तरीके बता रहे हैं। आजम खान यूपी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि मुसलमान एकजुट होकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के टुकड़े टुकड़े कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि देश का मुसलमान सोच रहा है कि वो इस देश में रहकर गलती तो नहीं कर रहा। अब आजम खान जिन्हें कौन से मुसलमान चिट्ठी लिखकर बताते हैं जो दूसरे को नहीं बताते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ना ही ये पता है कि आजम खान के इलाके में दूसरे दलों को मुसलमान ही वोट क्यों करते हैं। हालांकि आजम खान जैसे लोगों के बयान की चर्चा वक्त की बर्बादी है, फिर भी क्योंकि नीतीश जी उन्हीं की पार्टी के नेता से समर्थन ले रहे हैं, तो आदरणीय नीतीश जी क्या बताएंगे कि ऐसे बयान देश को किस गोंद से जोड़ रहे हैं, और अगर जोड़ रहे हैं तो आगे क्या ये माननीय बिहार में आकर भी देश जोड़ने का काम करेंगे। लालू जी से सवाल पूछना बेकार है क्योंकि आजकल वो देश बचाने में बहुत व्यस्त हैं। अब यकीनन जेडीयू और आरजेडी के नेता जो इस वक्त टीवी देख रहे होंगे वो कहेंगे बीजेपी के विवादित बयान पर भी बोलिए। तो सवालों के दायरे में बीजेपी के विवादित बयान तो हैं ही, मगर देश और समाज बचाने वाले लोगों की पार्टी जब ऐसे बयान दे रहे हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही देश बचा रहे हैं जिसमें हम और आप रहते हैं, या फिर राजनीति के लिए इन्होंने अपना नया कोई देश भी ढूंढ लिया है। दरअसल सारा मामला दूसरे पर आरोप लगाने का है। अब देखिए, सड़क हादसे में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में। इसमें भी आरोप ड्राइवर और लोगों के बीच अपना वजूद ढूंढता रहा। जिम्मेवारी कोई लेने वाला नहीं आया, सब सवाल ही उठाते हैं। ये मामला भी नीतीश और लालू प्रसाद यादव की तरह ही है। जिस तरह लालू और नीतीश उनके लोगों द्वारा दिए गए विवादित बयानों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह सड़क हादसे में दूसरे को गलत ठहराकर यात्री आगे बढ़ जाते हैं। और जब हर कोई आगे बढ़ रहा है तो आइए हम और आप भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आज ही हम खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट, और पुरवैया डीएनए की शुरुआत एक घोटाले की खबर से करेंगे। आज खबर बिहार से है, जहां बस स्टॉप्स बनाने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हुए। जी हां, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक पर या इस मुद्दे को लेकर भी घोटाला हो सकता है। हालांकि जिस दौर में हम रह रहे हैं घोटाला कहीं भी हो सकता है। तो नियमों को ताक पर रखकर 200 से अधिक बस स्टॉप यहां बनाए गए, जिसमें से ज्यादातर आज बिना काम के हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी जांच की मांग कर रही है तो विभागीय मंत्री पहले के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक और घोटाला, बस स्टॉप बनाने में हेरफेर। पटना खूबसूरत दिखे और यात्रियों को सुविधा मिले, इसके लिए 13 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च कर 208 बस स्टॉप्स का निर्माण कराया गया। लेकिन इन बस स्टॉप पर न यात्री सुविधाएं हैं, न ये पटना की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि निर्माण के नाम पर करोड़ों का हेरफेर हुआ है। आज आपने बस सेवा तो शुरू नहीं की पटना में। सिटी बस, जो सिटी बस चल भी रहे हैं वो प्राइवेट सिस्टम से चल रहे हैं, कोई सरकारी बस आपका सिस्टम में है नहीं। और जब तक सरकारी बस सिस्टम नहीं है तो बस स्टैंड कार्यरत कैसे होंगे। और आज पटना में बस स्टैंड पर बसों को रुकने का, कोई परिचालन का, कोई कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये पूरी तरह से केवल सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया और मंत्री ने अपने वाहवाही के लिए, और पूरी तरह से इसमें करप्शन की बदबू आती है। पटना में बस स्टॉप बनाने के दौरान घोर अनियमितता बरती गई। ऐसी जगहों पर बस स्टॉप बना दिए गए जहां गाड़ियां रुकती ही नहीं हैं। कई बस स्टॉप पर आज अवैध कब्जा हो चुका है। कहीं घड़े की दुकान है तो कहीं रिक्शे वालों का बसेरा। जिस तरह से बस स्टॉप्स का निर्माण कराया गया उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इनके निर्माण में करोड़ों के वारे न्यारे हुए। हालांकि मामला सामने आने के बाद नगर विकास विभाग के मंत्री अवधेश कुशवाहा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बस स्टॉप जो बनाए गए हैं BUTSL की तरफ से, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले से एक बस स्टॉप था, उसके बाद नए बस स्टॉप बना दिए गए। सर क्या मतलब रह गया कुछ? हमारे दिमाग में भी बात है, उसका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड यानी बुडको ने इस बस स्टॉप का निर्माण कराया था। अब जांच के बाद पता चलेगा कि कितने का घोटाला हुआ और किसे फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराया गया। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तथ्य क्या कहते हैं, फैक्ट्स क्या है, आइए आपको बताते हैं। पटना में पुराने बस स्टॉप नगर निगम की निगरानी में थे। 208 नए बस स्टॉप का निर्माण बुडको ने कराया। बुडको को निर्माण के लिए 13 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि मांझी सरकार के दौरान स्वीकृत की गई। उस समय नगर विकास विभाग सम्राट चौधरी के जिम्मे था।
उनके कार्यकाल के दौरान पटना को सुंदर बनाने के लिए कई काम शुरू हुए और उसी में से एक था नए बस स्टॉप का निर्माण करना, जिसके तहत मॉडर्न लुक के बस शेल्टर बनाए गए। एक बस शेल्टर के निर्माण में कम से कम 2 लाख की लागत आई। अधिकतम 5 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए। नए बस स्टॉप पर बस रूट और टाइमिंग की जानकारी देने की योजना थी, जो आज की तारीख में किसी भी बस स्टॉप पर नहीं मिल रही है। सवाल यह कि पटना में सरकार सड़कों पर सरकारी बसें चलाती नहीं। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से प्राइवेट बस और ऑटो के जिम्मे है। ऐसे में सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरुस्त किए बिना क्यों बस स्टॉप बनवाने का फैसला किया, यह अहम सवाल। पुराने बस स्टॉप को ही क्यों दुरुस्त करने का फैसला नहीं हुआ, यह किसी को समझ में नहीं आया। क्या निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए आनन फानन में फैसले किए गए थे? ये तमाम सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करोड़ों खर्च होने के बाद पटना की सूरत नहीं बदली। उदाहरण आप भी देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करवाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दिलाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में या इस तरह के निर्माण में किसी और का नहीं बल्कि हमारा और आपका पैसा खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं। हिट एंड रन के इस मामले में फैसला आ चुका है। सलमान खान को सजा सुनाई गई और जमानत भी मिल गई। यानी अगर आप ऐसे हादसों की वजह बनते हैं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। किसी भी पोस्ट पर आप काम करें, चाहे आप कोई भी हो। पर सवाल देखिए सिर्फ हादसों का कारण नहीं, हादसों का शिकार बनने को लेकर भी है। बिहार ही में देखिए पिछले 24 घंटों में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई और 20 लोग घायल हुए। मैं सोच रहा था कि आपसे इसकी चर्चा करूं या ना करूं, पर उम्मीद है कि जो जानकारियां हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो जानकारियां आपके साथ बांटने जा रहे हैं, उसके बाद आप भी सतर्क रहेंगे। रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों में 59% लोगों की उम्र देखिए 15 साल से 44 साल होती है। सोचिए 15 से 44 साल का मतलब क्या है। यानी वो उम्र जिसमें परिवार की उम्मीदें बढ़ती हैं और घर चलाने की जिम्मेवारी मिलती है। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जहां कमाने वाला सिर्फ एक आदमी हो और सड़क हादसे में उसकी जान चली जाए, कैसे चलेगा परिवार। आइए पूरी दुनिया के बारे में आज आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। दुनिया में 28 ऐसे देश हैं जिनमें सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता है। यानी इन देशों में पूरी तैयारी होती है ताकि हादसे से बचा जा सके, और हादसा हो भी जाए तो लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन पहले तैयारी इस बात को लेकर होती है कि लोग नियमों का पालन करें। खैर हम बात कर रहे थे 28 देशों के बारे में जहां की व्यवस्था अच्छी है। तो इन देशों में दुनिया की महज 7% आबादी रहती है। तो सवाल यह है कि बाकी के जो 93% लोग हैं उनकी जान का क्या ऐसे ही असुरक्षा में लोग जीते रहेंगे? जिन देशों में नियमों का पालन होता है वहां ऐसा कुछ नहीं है जो हम या आप नहीं जानते हैं, जैसे स्पीड या ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट, सीट बेल्ट और बच्चों की सुरक्षा। यही वो मुद्दे होते हैं जिनका सख्ती से पालन होता है और नतीजा हमारे आपके सामने है। आइए कुछ और भी हकीकत आज आपको बताते हैं। सड़क हादसों में जिनकी मृत्यु होती है उनमें 77% पुरुष होते हैं। अब परिवार के पुरुष सदस्यों की भूमिका उनके परिवार के लिए क्या होती है यह आप भी समझते हैं। जिम्मेदारी उन पर है परिवार चलाने की। गाड़ी चलाने वालों की बात करें तो 31% लोग जिनकी मौत हो जाती है वह कार चालक, यानी जो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे कार चालकों के साथ भी होते हैं। कभी खुद को बचाने में तो देखिए, कभी और किसी और की जान बचाने में, पर जान चली जाती है, यही सच है। बाइक चलाने वालों की बात करें तो उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। जिनकी जान चली जाती है उनमें मोटरसाइकिल सवार 23% होते हैं और बाइक चलाने वाले भी यंग युवा लोग होते हैं, ये भी आप जानते हैं। देश और परिवार दोनों को इनसे उम्मीद। पैदल यात्री की अगर हम बात करें तो पैदल यात्री भी हादसे का शिकार होते हैं और 22% इनकी संख्या है। याद रखिए हम उनकी बात कर रहे हैं हादसे में जिनकी जान चली जाती है। घायलों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। घायलों का आंकड़ा अगर आप जोड़ देंगे तो ये चर्चा और भी बड़ी हो जाएगी और संख्या और भी विभत्स। आगे बढ़ते हैं। इसी विषय पर देखिए एक रिसर्च आई और ये रिसर्च कहती है कि 80% हादसे मध्य आय यानी मिडिल इनकम वाले देश में होते हैं, जहां लोग कम कमाते हैं। और दुनिया की करीब 72% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल दुनिया के 70% लोगों का है जो इस संसार में है। इसका औसत अगर आप निकालेंगे तो हर परिवार के सदस्य पर ही सवाल है कि वो कैसे सुरक्षित रहेगा। और ये जो मध्यम आय वाले देश हैं इनमें दुनिया के 52% रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। यानी ट्रैफिक का बर्डन है। सड़क पर आप जब जाते हैं गाड़ियों की कतार दिखती है, आप समझते होंगे स्थिति क्या है। सड़कों पर गाड़ियां हैं पर व्यवस्था नहीं है। रफ्तार तो है पर कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। और यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में मौत के 5 सबसे बड़े कारणों में सड़क हादसा भी रहेगा। बीमारी से भी ज्यादा बड़ा कारण होगा सड़क हादसा। सवाल गाड़ी चलाने वाले को लेकर भी उठते रहे।
और इसी विषय पर 2011 में एक अध्ययन हुआ। पता चला कि ज्यादातर मामलों में ड्राइवर की गलती होती है, यानी कि जिंदगी की कमान आपके हाथ में। सरकार की भी भूमिका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज्यादा है और अमेरिका में सड़क पर हमारे यहां से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, फिर भी हादसे हमारे यहां ही ज्यादा होते हैं। उम्मीद है कि आज के बाद जब आप सड़क पर निकलेंगे तो आपकी रफ्तार में घर की तस्वीर दिखेगी, अस्पताल का चक्कर नहीं। इसी उम्मीद के साथ एक बहुत ही छोटा सा विराम, तुरंत लौटते हैं। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला जिसे सुलझाने का दावा किया जा रहा है, वो हमारे आपके सामने। डॉक्टर पंकज गुप्ता अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर वापस आ गए, पर सवाल किसी एक अपहरण का नहीं, बल्कि बिहार के पुराने दौर के बहाने आने वाले समय को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, गया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता सकुशल घर लौट चुके हैं। यानी बिहार के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल किडनैपिंग मामले में एक अध्याय तो खत्म हुआ, पर इसी के साथ कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि डॉक्टर पंकज गुप्ता आखिर घर लौटे कैसे? क्या पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली या इसके पीछे कोई और राज है? कुछ हथियार मिले हैं, डिटेल्स वो देंगे, इसलिए कि अभी तलाशी चल रही है, तो छिपा के रखे हुए सब जगह। मिला है एक विदेशी हथियार मिला है, पिस्टल मिला है, और भी चीज़ वो तलाश कर रहे हैं। और विस्तृत उनसे वहाँ भी पूछताछ होगी, उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ भी हम लोग उनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे और इस कांड को अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। एक जमाना था जब बिहार में अपहरण को उद्योग माना जाने लगा था। हालांकि कुछ वर्षों के लिए फिजा बदली, लेकिन एक बार फिर अपराधियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। अपराधियों के निशाने पर धरती के भगवान हैं। बीते एक दशक में अपराधियों ने 39 डॉक्टरों को अगवा किया, जिसमें से 10 डॉक्टरों की हत्या कर दी गई। शुरू से डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट रहा है। 1999 से लेकर के आज तक में 39 डॉक्टर्स की किडनैपिंग हुआ, 10 डॉक्टर को मर्डर किया गया। 2002 में सबसे ज़्यादा हुआ, सेकंड हाईएस्ट 2001 रहा। उसके बाद छिटपुट चलता रहा। इधर 5-7 साल से बंद था, फिर शुरू हो गया। IMA के रिकॉर्ड के अनुसार राज्य के सभी हिस्सों में डॉक्टर्स को खतरा है। राजधानी पटना तो कहीं से भी सेफ नहीं है। इस साल सिर्फ जनवरी महीने में पटना में 20 डॉक्टर्स से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी। डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते अपराध की घटनाओं के बाद धरती के भगवान अब बिहार से पलायन का मन बना रहे हैं। रंगदारी मांगी गई है तो कन्फर्म हमने सुना है, कोई डॉक्टर ने हमसे कहा था, लेकिन कैसे है जो उन मैनेज किए या कहीं से लेकर वो लोग मैनेज किए। लेकिन ये भी इधर ही हुआ है 2-3 महीने 4 महीना। बीच में 7-8 साल तो एकदम हम फ्री घूमते थे। इस घटना के बाद तो डॉक्टर इतना घबरा गया है कि 12-1 बजे फैमिली के साथ अच्छी गाड़ी, बेचारा कमाता है, अच्छी गाड़ी से जा रहा था, और यदि एक घटना कहीं और हो गया तो डॉक्टर फिर भागना शुरू कर देगा। 2001 से 2003 के बीच पटना के जाने माने डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्रा और डॉक्टर प्रणेंदु ओझा के अपहरण के बाद चिकित्सा महकमा दहशत में आ गया था। एक दशक बाद एक बार फिर डॉक्टर्स के अपहरण और उनसे फिरौती की घटनाएं बढ़ गई हैं। सवाल बहुत सीधा है, अपहरण की लगातार घटनाएं क्या प्रशासन की उदासीनता का गवाह हैं या सरकार की डायरी में कानून व्यवस्था का सवाल आखिरी पन्ने पर है? राकेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना। एक बहुत ही छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई।
सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आईएमए और झासा ने हड़ताल फिलहाल खत्म करने का फैसला किया। आपको बता दें कि गुमला में डॉक्टर आरबी चौधरी की हत्या के बाद झारखंड के डॉक्टर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। मरीज इलाज के लिए दर दर ठोकरे खा रहे थे। अकेले रिम्स में दर्जन भर से अधिक ऑपरेशन नहीं हुए, कई सीरियस पेशेंट्स का इलाज नहीं हुआ। हड़ताल के दौरान डॉक्टर्स ने जो रवैया अपनाया उस पर सवाल उठे, क्योंकि रांची सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला को भर्ती नहीं किया गया, जिस कारण ऑटो में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि जी मीडिया की पहल के बाद जच्चा और बच्चा इलाज दोनों का हुआ। गुमला में डॉक्टर आरबी चौधरी की हत्या हुई थी। यह मामला बेशक कानून व्यवस्था का है, क्योंकि डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा, डॉक्टर आरबी चौधरी के परिजनों को सुरक्षा, मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर हड़ताल के माध्यम से दबाव बनाया था। उचित मांगों को लेकर सरकार पर कोई भी दबाव बना भी सकता है, इसे किसी कीमत पर गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ डॉक्टर्स ने जो असंवेदनशीलता दिखाई वो किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए। इस दिशा में आईएमए और झासा को संज्ञान भी लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स आगे से मरीज की नब्ज टटोलेंगे और संवेदनशील होंगे। बाकी लोगों की नब्ज 5 साल में एक बार चुनाव के समय टटोलने वालों की कोई कमी नहीं है। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।